जय हिंद। आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिजिक्स भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यदि आप वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको क्वेश्चन का संग्रह समझ में आएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? एक वैज्ञानिक है आर्यभट्ट है, ऑप्शन बी है वराह मिहिर है, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त है, ऑप्शन डी है बुधगुप्त है। तो जो वैज्ञानिक हैं, सबसे पहले गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे, उनको कहा जाता है ब्रह्मगुप्त। यानी ब्रह्मगुप्त एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले ही बता दिया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। राइट आंसर होगा सी, यानी कि ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए दिया वायु में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी हाइड्रोजन में, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन में। तो वायु में नहीं होता, वायु में तो कम नजर आता है भार, जल में भी कम नजर आएगा, लेकिन सबसे हल्की गैस होती है नाइट्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन गैस है सबसे हल्की गैस है। और जो किसी पिंड का गुरुत्वीय भार होता है, जो पिंड का भार होता है, यह दो बातों पर निर्भर करता है, उसके गुरुत्व बल पर और उसके उत्क्षेप बल पर निर्भर करता है। जबकि अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है सबसे हल्की ज्वलनशील गैस है, इसलिए सबसे विरल माध्यम में होने के कारण राइट आंसर होगा सी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में पिंड का भार अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा उसका भार क्या होगा? अब जानते हैं जो पृथ्वी का भार होता है उसका चंद्रमा पर 1/6 होता है। यदि पृथ्वी भार कितना है? 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा कितना होगा? पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। हमने 6 एकम 6 काट दिया, इसको काट दिया, आ गया 10। तो हम कह सकते हैं कितना न्यूटन होगा? 10 न्यूटन। यानी राइट आंसर होगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 न्यूटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण बल के शून्य स्थिति में, निर्वात की स्थिति में। ऑप्शन सी है जब गुरुत्वाकर्षण घटता हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारहीनता तभी अनुभव होगी जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति क्या हो? शून्य हो। तो यानी कि राइट आंसर होगा ए, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति क्या हो? शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण है जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप पृथ्वी तल से जानते हैं, अगर आप ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, हमेशा जी का मान क्या करता है? घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है? यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, यह स्थिर रहती है, यह स्प्रिंग पैमाने के उपयोग से मापा जा सकता है, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होती है। आप जानते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है कभी बदलता नहीं है। जो द्रव्यमान किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, इसे चंद्रमा पर ले जाएं या पृथ्वी पर रहे या कह सकते हैं अंतरिक्ष में ले जाएं, इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, बदलता है तो भार बदलता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तो यानी कह सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? सतह के वजन का आधा होता है, शून्य होता है, सतह पर वजन से 2 गुना होता है, असीमित, कोई लिमिट नहीं है। तो आप कह सकते हैं भाई जो किसी वस्तु का जो पृथ्वी पर केंद्र होता है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का जो वजन माना गया है वो कितना होता है? शून्य होता है। राइट आंसर होगा बी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह के गति के संबंध में केपलर ने नियम बताया कि इसकी कालावधि जो को वर्ग किसके बराबर होती है? कह सकते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के, यानी जो अर्ध दीर्घ अक्ष घन होता है उसके क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी उसके बराबर होती है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करता है तो इसके लिए आवश्यक वेग क्या होगा? ऑप्शन डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक। आज जानते हैं चंद्रमा से पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र में जब पलायन कर दी जाती है उसका वेग माना गया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड,
किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। राइट आंसर होगा ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है तो उसे कहते हैं प्लाइन कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है इसमें एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी को गिरेगा, कम गति से गतिमान हो जाएगा, अधिक गति से गतिमान हो जाएगा, अंतरिक्षयान के साथ साथ उसकी गति गतिमान होगी। यह डिपेंड करता है अंतरिक्षयान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की प्रत्येक सतह पर एक समान होता है, विस्तृत रेखा पर अधिकतम होता है, इनमें से कोई नहीं। जो मानव शरीर का जो भार होता है वह सबसे अधिकतम माना गया ध्रुवों पर। यह मान लीजिए यह सीधी रेखा है, ठीक, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे यहाँ कितना होगा, 0 होगा। जब विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं पृथ्वी के भार पे क्या होगा, तो भार जो होता है W बराबर होता है m इंटू जी। द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन गुरुत्वीय त्वरण से मतलब रखेगा भार। अगर जी का मान बढ़ेगा तो W भी बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। तो बताइए मानव के शरीर का भार क्या होगा, तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा। राइट आंसर क्या होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड में हो तो उसे क्या कहते हैं। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, अगर किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसे कहा जाता है, 2 का मतलब हो गया कितना, सेकंड। तो यानी सेकंड लोलक, सेकंड पेंडुलम कहा जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कलावधि। कलावधि का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कि जो उसका आवर्तकाल होता है। ये होता ब्राह्मण नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है द्रव्यमान, लिखा गया है द्रव्यमान। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो इसकी लोलक की जो लंबाई के लिए फार्मूला होता है टी बराबर, आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। जो आवर्तकाल होता है, पिंड का जो आवर्तकाल होता है वह लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो आप बताइए लोलक की कलावधि जो टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा कब होगा, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो राइट आंसर होगा बी, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा, यानी टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन बी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन डी है, कुंडली में घर सा होता है। तो जो लोलक की लंबाई है गर्मियों में सुस्त हो जाती है, उसका रीजन, मुख्य कारण क्या है। यह टी बराबर होता है, आवर्तकाल टी बराबर होता है अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। इसका जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल क्या है, टी है। ये आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल टी है। और लोलक की लंबाई जो है, लोलक की लंबाई यल है, लोलक की लंबाई यल है। उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है ऊपर नीचे जाने के लिए, गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी है। यानी कह सकते हैं जो गर्मियों में लोलक की लंबाई क्या होता है, डिपेंड करता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो लोलक घड़ियां गर्मियों में क्या होगी, सुस्त हो जाएंगी, तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। अगर उसकी लंबाई कम होती है तो उसका आवर्तकाल भी घट जाएगा। आपका गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो राइट आंसर होगा बी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चलेगी। ग्रीष्मकाल में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। पेंडुलम घड़ी जो तीव्र गति से चल सकती है वो चल सकती है किसमें, शीतकाल में। जय हिंद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।